संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के ओर से मैं प्रोफेसर गौरव अग्रवाल आप सभी का आज इस संगोष्ठी में स्वागत करता हूं। मैं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर धीमन सर से अनुरोध करूंगा कि आज की सभा के मुख्य अतिथि प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी को मंच पर लाने का कष्ट करें। I also request the Executive Registrar Ma'am, Professor Sonia Nityanand, to kindly come over to the dais. I request my colleague Professor Vinita Agrawal and Ms. Niharika and Ms. Snigdha to kindly welcome the dignitaries with a potted plant. हम सभी आशा करते हैं कि इस तुलसी के पौधे को आप अपने घर या दफ्तर में एक सही स्थान देंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में राष्ट्रगीत के सम्मान में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं तो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। मैं मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए दीप प्रज्वलन करें। मैं आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर प्रमुख सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे का भी स्वागत करता हूं।
मेडिकल एथिक्स के विषय में उत्तर प्रदेश के चिकित्सा विज्ञान संस्थानों एवं मेडिकल कॉलेजेस की फैकल्टी, स्टूडेंट्स, समस्त स्टाफ को सेंसिटाइज करने और समय समय पर उनका इस वाइटल इशू पर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारे ऑनरेबल मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर श्री सुरेश खन्ना जी ने संस्थान को निर्देश दिए थे। इस श्रृंखला का आरंभ फरवरी-मार्च में ही होना था, परंतु कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से ये अभी तक के लिए टल गया। मैं इस कार्यक्रम में कुछ ही लोग यहाँ फिजिकली प्रेजेंट हैं, लेकिन जूम प्लेटफॉर्म से और अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स की मदद से बहुत सारे और लोग दूर बैठे हम लोग से जुड़े हुए हैं। मैं संस्थान की कार्यपालक कुल सचिव प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट का एक परिचय प्रस्तुत करें। माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा, वित्त एवं संसदीय कार्य उत्तर प्रदेश शासन, आदरणीय डॉक्टर रजनीश दुबे जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, हमारे संस्थान के निदेशक महोदय प्रोफेसर आर.के. धीमन जी, डॉक्टर के गुप्ता, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, प्रोफेसर शालीन कुमार, निदेशक सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल लखनऊ, हमारे संस्थान के सभी विभाग अध्यक्ष तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा शामिल होने वाले सभी संकाय सदस्य, रेजिडेंट डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाफ, आप सभी लोगों का मेडिकल एथिक्स के इस पहले कार्यक्रम में गर्मजोशी से के साथ हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मेडिकल एथिक्स हमारे माननीय मंत्री जी का एक प्रिय विषय है, इसलिए मेडिकल स्टूडेंट्स एवं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में इस विषय की जागरूकता एवं व्यावहारिकता के लिए एक कमेटी का संगठन किया गया है, जिसमें डॉक्टर आर.के. धीमन अध्यक्ष हैं, डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी, डॉक्टर शालीन कुमार एंड डॉक्टर सुनीति पांडे जो विभाग अध्यक्ष हैं एनाटॉमी विभाग GSVM मेडिकल कॉलेज के सदस्य हैं, और एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार SGPGI संयोजक है। साधारण शब्दों में नैतिक रूप से क्या सही है और क्या गलत है, इसी को एथिक्स कहते हैं। मेडिकल एथिक्स के इस पहले कार्यक्रम में आज हम लोग कोविड-19 का विषय कवर करेंगे। मेडिसिन में नैतिक मुद्दों के सिद्धांत हैं और इसी को हम मेडिकल एथिक्स कहते हैं, और इसका मुख्य लक्ष्य है कि मरीजों के हितों की सुरक्षा करना। एथिकल कंडक्ट एवं एथिकल बिहेवियर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज से भी महत्वपूर्ण है, और इससे डॉक्टर एवं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक अलग ही नाम पाते हैं। इस मेडिकल एथिक्स में अन्य प्रकार के क्षेत्र आते हैं, जैसे कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, इक्विटी टू ऑल पेशेंट्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड एटिकेट, प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, क्लिनिकल ट्रायल्स इन पेशेंट्स। एंड आज के दिन दो और चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो रिलेशनशिप विद द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड इश्यूज रिलेटेड टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर। इसीलिए SGPGI ने मेडिकल एथिक्स के इन क्षेत्रों में हर महीने एक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। आज पहला कार्यक्रम है जो कोविड-19 के मेडिकल एथिक्स पे है। मुझे आशा है कि ये प्रोग्राम हमारे कोविड-19 पेशेंट्स के मैनेजमेंट के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद
प्रोफेसर नित्यानंद। मैं अब संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन जी से अनुरोध करूंगा कि वो मेडिकल एथिक्स प्रोग्राम की विषय वस्तु पर प्रकाश डालें। Good afternoon. Honorable Minister for the Finance, Medical Education and the Parliamentary Affairs, Shri Suresh Kumar Khanna ji, Additional Chief Secretary, Dr. Rajneesh Dubey ji, Executive Registrar, Professor Sonia Nityanand, Professor Gaurav Agrawal, Professor K.K. Gupta, Director General Medical Education, Dr. Shaleen Kumar, Director, my teachers, faculty, resident doctors, nursing staff, ladies and gentlemen. जैसे प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी ने बताया, ये जो सब्जेक्ट है एथिक्स इन मेडिकल प्रैक्टिस हम लोगों के तो करीब है, लेकिन मैं जानता हूँ हमसे ज़्यादा ये हमारे माननीय मंत्री जी के काफ़ी क्लोज है हार्ट के। और ये भी बताया आपको दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ द सीरीज़ ऑफ द लेक्चर्स जो हमने करने हैं, एक बार या 2 बार हर महीने। और जहाँ तक एथिक्स की बात है, इट कुड बी डिफाइंड एज द मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर की डॉक्टर हैज़ टू बी ए सेंसिटिव, यानी कि संवेदनशील और टॉलरेंट भी होना चाहिए, एंड ऑल्सो द कंडक्ट ऑफ द एन एक्टिविटी। एज फार एज द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इज कंसर्न, 2002 में उन्होंने रिगार्डिंग दिस प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे जो अभी तक चल रहे हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इन द न्यू अंडर ग्रेजुएट क्यूरिकुलम दैट स्टार्टेड इन 2019, द सेक्शन 3.5 लिस्ट दैट एट्रीब्यूट्स ऑफ ए गुड फिजिशियन। आज का जो प्रोग्राम है, इसका जो है खाली यहीं पर ही नहीं है, बल्कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें भी प्रसारित हो रहा है, और हमारे यहाँ के नर्सिंग स्टाफ, रेजिडेंट डॉक्टर्स हर जगह। कहने का मतलब ये है कि जो मेडिकल एथिक्स है वो हमारे अंडर ग्रेजुएट लेवल तक भी पढ़ाई जानी चाहिए और उसका सबको ज्ञान होना चाहिए। आज का जो पहला सीरीज़ के जो लेक्चर्स हैं वो हमने रिलेट किया है। वैसे तो मेडिकल एथिक्स हम डॉक्टर्स, पेशेंट्स, कम्युनिटी, एवरीवेयर इंटरेक्शंस की बात करते हैं, लेकिन आज जो पेंडेमिक चल रही है कोविड-19 की, तो एक स्पेशल इश्यूज हो जाता है। तो थर्ड एंगल जो होता है पेशेंट्स विद द कोविड-19 डिजीज़, and this COVID-19 pandemic poses numerous and substantial challenges to the health and healthcare, including the healthcare workers. मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, what are the moral responsibilities of the healthcare workers that include doctors, nurses, resident doctors, many others, towards a patient with the COVID-19, his or her family, and the society as a whole also. I think the ethical responsibility in the COVID times are many times more what we have previously also. And we have to be very sensitive to these kind of the issues also. मेरे ख्याल में आज 2 स्पीकर इस विषय पे अपने बोलेंगे। On other hand also, what are the moral responsibilities protecting these healthcare workers also? We have the responsibility to healthcare workers toward the patients, societies, and everyone. On other hand, what we have to do with the healthcare workers here, the institutions and the government have to play a very, very important role. There are many debates nowadays going on in newspapers, channels, and we are also discussing whether there is an adequate protective equipments, testing, monitoring, and about the vaccine also, whether it would come or not, because it has the bearing not only the ethical practices, also
the ultimate outcome of this pandemic also. I'll tell you that in the ICU care, the medical ethics at the moment is different, considering the very, very high mortality rate. Anybody who is intubated have the mortality up to the tune of the 90%. So you have to keep the other medical ethics. For example, in such patients, the patient's family comes and say, don't resuscitate. So these are the all medical ethics that we have to discuss also. And at the same time, we should not forget the non-COVID patients also. Because if we are just concentrating only on the COVID patients also, then non-COVID patient might also be neglected. So the medical issues also goes to the non-COVID patients also. And माननीय मंत्री जी को थोड़ा जल्दी जाना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा. यहीं पे मैं अपने टॉक ख़त्म करता हूँ और थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे से मैं अनुरोध करता हूं कि वो सभा को संबोधित करें. Honorable Minister for Medical Education, Parliamentary Affairs and Finance, Khanna ji, respected Director of SGPGI, Dr. Dhiman, Dr. Gaurav Agarwal, Senior Faculty and Coordinator of this program, and Dr. Sonia Nityanand, Registrar, esteemed faculty members, Director General Medical Education, Dr. Shaleen, Director, Cancer Institute, friends. Today is a very different kind of occasion when, on the inspiration and directions of Khanna ji, this program is being launched from SGPGI. And this is being telecast through web to all the medical colleges. And rightly so, because SGPGI, I believe, is one institution which has embodied not only in words but also in essence and spirit the concept of ethics, from faculty right down to the last man. And with COVID-19 pandemic raging all around, with so much of fear psychosis being generated in the society, and with the economy going down because of various reasons, it becomes all the more relevant as to how to apply these principles in today's life. Gaurav is on stage, and I know him since his childhood days. He was my junior at school, and his father, Professor G.P. Agarwal at BHU, was a live example of ethics. And ethics embodies punctuality, it embodies financial integrity, it embodies a non-biased approach towards people, colleagues, subordinates. So it has many dimensions. And when we look at ethics as a doctor, it has a different dimension when we deal with colleagues. A different sense of ethics prevails when we deal with subordinates. Then we deal with the patients. Then another dimension of ethics comes, and of course, when we deal with society at large, then it's a different paradigm altogether. Since time is short, I'll just restrict myself to some specific examples relevant to COVID-19. When we were installing CCTV cameras in all COVID hospitals, then this question came up that whether it infringes the privacy of the patients. So you had to reconcile between one, if we install a camera and there's somebody directly in the gaze of the camera, then are we infringing on the privacy? And then there was this counter viewpoint that
it is important so that we are aware of the rounds which are being taken by various categories of people, since every 2 hours there's supposed to be a round and senior faculty has to take rounds, and the Safai wala has to go to the wards and do all kinds of transactions. So it was debated, and finally, the greater good prevails over the lesser. It was decided to go ahead with the CCTV cameras. So there are two views, two counter views, view and counter view on every aspect. And there are different dilemmas which are coming out of this COVID challenge. We are going for death audit. And when we are going for death audit, then of course there are apparent deficiencies on case sheet. So when the institutes which are conducting the death audit, when the auditors sit, then to what an extent should we blame the person? When is it a conscious negligence of duty, and when is it just an inadvertent error? Secondly, since COVID is so new and many people are unaccustomed to it, do we really are in a position to say that this is an error, or it is just something which he was not accustomed to? There is another dimension of ethics regarding to public disclosure. Even if there is a negligence in an institution, even if there is a problem in an institution and there are issues, and we are taking action, salutary action, let's say, should we disclose it to the media or not? Because public disclosure at one level appears to be a natural corollary of integrity to yourself. But then if that public disclosure dilutes the faith of people in that institution and something which can be rectified, and then to what an extent will it affect the morale of the public towards the hospital system as a whole? The stage has not come here, but in Italy and all, we have seen that the issue of ventilators has again attracted a lot of ethical dilemmas. And even issues like passive and active quarantine of medical team, these are all ethical dilemma issues, and which we have to resolve at our own levels. Every institution, every head of department, every man has to resolve his own ethical dilemmas at his level. And there are legal questions, there are moral questions, and then there are questions which are beyond legality and morality. So it's a very wide aspect, and I congratulate and I'm thankful to Honorable Khanna ji, who has inspired us to hold these kinds of seminars in all medical colleges, and we are shortly going to issue a GO as per his directions, which will have certain parameters. I think Honorable Minister will, in his address, further clarify as to what will be the dimensions and what will be the various issues which we'll address in that GO. But it's very good that people from different classes like nurses, residents, faculty, everybody, a cross section of people are attending this, and I'm hopeful that the interaction which we are going to have in the next 1 hour or so will have a lot of effect on the way we think and the way we act, because after all we all learn from each other. With these words, I wish you all the best in this ongoing fight against Corona. You have done an excellent job, and on behalf of the government, I'm thankful to Dr. Dhiman, Dr. R.K. Singh, and I can see Dr. Pradhan sitting in the corner. I have always held him with very high esteem, and a large number of people are here, and I thank you all. Thank you very much, sir. In this short span of time, your address has brought to the fore the nuances, the intricacies that are involved, including the moral, ethical dilemmas we all face in managing COVID-19 pandemic. You've been at the forefront of this fight, and no better person than you to guide us, help us devise the right ways, the correct ways to tackle this pandemic. जैसा कि डायरेक्टर प्रोफेसर धीमन सर ने और ER मैडम प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने बताया था, मेडिकल एथिक्स के विषय के पर इस कार्यक्रम के जनक उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी हैं, और इसलिए ये बहुत ही सटीक है, सही है कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी उनके ही कार्यक्रमों द्वारा हो।
मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री खन्ना जी से अनुरोध करता हूं कि अपने आशीर्वचनों से सभा को अनुग्रहित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषक महोदय। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे जी, इस संस्थान के डायरेक्टर श्री धीमन जी, मंच पर इस कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजर या कन्वीनर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी, तथा यहाँ पर उपस्थित सभी प्रोफेसर्स, सीनियर रेजिडेंट्स एंड अदर डिग्निटरीज। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि SGPGI ने न केवल उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष में बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी अपनी विद्वता, अपनी सिंसियरिटी और अपने कार्य के आधार पर जो पहचान बनाई है, उसके लिए एक बहुत बड़ा एप्रिसिएशन दुनिया के दूसरे देशों से भी मिलता है। इसके लिए हम डॉक्टर धीमन को और उनकी पूरी टीम को और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं आप सबको बधाई देते हैं। इसमें सबका सहयोग है एक इमेज बिल्डिंग के लिए और यहाँ पर जिस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया उसके लिए। मित्रों, समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं और पीछे के कालखंड से अगर देखें तो सभी में एक प्रकार से संवेदनशीलता की कमी आई है। एक दूसरे के प्रति उसके दुखों को साझा करना, किसी न किसी रूप में उसकी पीड़ा को साझा करना और किसी प्रकार से भी अगर दूसरे को कोई तकलीफ है उसको साझा करने का आदिकाल से हमारी परंपरा रही है, हमारी संस्कृति में रही है। और हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो भी हमको एक सह अस्तित्व, एक सहानुभूति की शिक्षा देते हैं। सहानुभूति दो शब्दों से मिलकर बना है, सह प्लस अनुभूति, अर्थात हम हर चीज़ को साझा करेंगे, दुख, पीड़ा, तकलीफ को। लेकिन बीच के कालखंड में जो परिस्थिति पैदा हुई उसका प्रभाव सभी वर्गों पर पड़ा है। इसलिए इस प्रकार के एक कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ी। मेरा विश्वास है कि 3 बातें आदमी को ज़रूर प्रभावित करती हैं। एक, माँ बाप के जीन्स, दूसरा ग्रह नक्षत्र जिसमें हम पैदा हुए, ये मेरा विश्वास है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, और तीसरा माहौल, एटमॉस्फियर, वातावरण। लेकिन एक बहुत बड़े फिलासफर हुए कांट, आपने सुना होगा, हीगल और कांट यूरोप के बहुत बड़े फिलासफर हुए। उनका अपना ये कॉन्सेप्ट था कि आदमी कुछ चीज़ें इनहेरिट करके पैदा होता है, कुछ न कुछ चीज़ें आदमी साथ में ले के पैदा होता है। अगर उसको भी जोड़ ले तो ये 4 बातें हुई, माँ बाप के जीन्स, ग्रह नक्षत्र, और जो भी आदमी सब कॉन्शियस में, चूँकि हम पुनर्जन्म को विश्वास करते हैं इसलिए वो कांट की थ्योरी के हिसाब से कुछ चीज़ें हम जन्मजात हमारे साथ आती हैं, अगर उस थ्योरी को मान लें, और प्लस उसके अलावा इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, वातावरण, जो कुछ भी, 4 बातें। तो पहली 2 चीज़ों को, 3 चीज़ों को हम बदल नहीं सकते। ना हम बदल सकते हैं माँ बाप के जीन्स को, ना हम बदल सकते हैं ग्रह नक्षत्र को जिसमें हम पैदा हुए, और अगर कांट की थ्योरी भी मान लें तो उसको भी हम बदल नहीं सकते, जो कुछ हम इनहेरिट करके लाए। लेकिन हम बदल सकते हैं माहौल को, एटमॉस्फेयर को, वातावरण। तो पूरे वातावरण को प्रभावित करने के लिए क्या तरीका हो, कौन सा कॉन्सेप्ट हो कि जो इस संवेदनशीलता को एक बार फिर से
हमारा जो कॉन्सेप्ट रहा है वर्षानुवर्ष, जो सैकड़ों वर्ष से जो हमारी संस्कृति रही है, एक दूसरे के दुखों को साझा करने की, दूसरे की पीड़ा को हरने की, दूसरे की जिंदगी को आसान बनाने का हमारा जीवन का जो उद्देश्य है, उसको आखिरकार इस माहौल को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, जिस माहौल में हम बरसों तक अपनी भारत की संस्कृति को याद करते करते उसके ऊपर गर्व करते। तो मैंने ये सोचा कि जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है जिस वर्ग को, डॉक्टर्स दूसरे की पीड़ा को हरने के लिए उनका एक लाइफ समर्पित होती है। जिस दिन वो डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं, उसी दिन से मन में कहीं ना कहीं ये भावना होगी कि हम सेवा करेंगे। नहीं तो समाज में बहुत से और प्रोफेशन है जिसको चूज करने में आदमी कम समय में ज़्यादा गेन कर सकता है, ज़्यादा ऊंचा प्रोफाइल भी ले सकता है। लेकिन जब डॉक्टर के पेशे में आदमी जाता है तो मन में ये होता है कि भाई कहीं ना कहीं हम दूसरे की परेशानी को हरेंगे, दूसरे की ज़िंदगी को आसान बनाएंगे। और इस बात को बार बार हमारे मन मस्तिष्क में रहे, इस उद्देश्य से मैंने एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में इस प्रकार का एक क्लास हमने इनिशिएट किया था। और उसमें मैंने यही कहा था कि 90 मिनट का क्लास हो और उसमें कम से कम 12 जो डॉक्टर्स हैं वही बोलें 5 से 7 मिनट तक, और 5-6 मिनट में हम बाकी की औपचारिकताएं पूरी करें। तो जो लोग सबसे ज़्यादा, जिन लोगों को इस बात की आवश्यकता है कि हम ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ, ज़्यादा दूसरे के प्रति सहानुभूति रख के, ज़्यादा आत्मीयता के साथ, ज़्यादा प्रेम पूर्वक हम दूसरे के प्रति व्यवहार करें, इसलिए इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि उनके अंदर एक एटमॉस्फेयर ये पैदा हो कि हमारा उद्देश्य दूसरे की ज़िंदगी को आसान बनाना है, दूसरे की पीड़ा को हरना है। इसीलिए हम इस प्रोफेशन में आए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में इस प्रकार के 2 क्लास हुए। मैंने आपके डायरेक्टर से बोला था कि आपके वहाँ भी इस प्रकार का एक वो हो, क्योंकि पीजीआई एक तरीके से आपके जो प्रोफेशन है, ख़ास तौर से जो मेडिकल प्रोफेशन और ख़ास तौर से मरीज़ों को जो सेहतमंद करने वाला, जो लाभ देने वाली प्रक्रिया है, वो पीजीआई उसका एक तरीके से लीडर है, लीड करने वाला स्थिति आपकी है। और बरसानुबरस तक इस माहौल को बिना प्रभावित हुए भी यहाँ के लोगों ने इसके इमेज को भी मेंटेन किया है। और यहाँ के से जाने के बाद जो मरीजों का जो रिएक्शन होता है, जो मरीजों के रेमिनिसेंस हैं, वो भी लोग बरसों तक याद करते हैं कि पीजीआई गए थे, वहाँ पर एडमिशन से लेकर और वहाँ से छुट्टी होने तक हमको ये इस स्थिति से गुजरना पड़ा, और एक अप्रिसिएशन मिलता है। तो यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये सबसे अग्रिम पंक्ति में है, इसलिए यहाँ पर भी इस प्रकार के माहौल को बनाना और नीचे तक उसको परकुलेट करना, इसलिए इस बात की आवश्यकता को समझा गया। इसीलिए आज ये बैठक, ये सेमिनार, आप जो भी इसको नाम लें, ये आयोजित किया गया है विशेष रूप से। डॉक्टर के चेहरे में लोग ईश्वर का चेहरा देखते हैं। लोग ये समझते हैं कि अगर भगवान तो देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन अगर ईश्वर को देखना है तो डॉक्टर के चेहरा देखते हैं। और ख़ास तौर से वो लोग कि जो लोग किसी न किसी रूप में पीड़ित होते हैं या गमज़दा होते हैं, परेशान हाल होते हैं, इसीलिए उनका डॉक्टरों को परमात्मा जैसा आदर भी मिलता है। उसी प्रकार का एक सोसाइटी उनको सम्मान भी देती है। आयुर्वेद का सबसे पुराना ग्रंथ, मान्यता प्राप्त, जिसको चरक संहिता कहते हैं, उसमें विशेष रूप से डॉक्टर के उस वक्त जो वैद्य हुआ करते थे, उनके गुणों का वर्णन किया गया। और उनके गुणों का वर्णन करते हुए ख़ास तौर से इस बात को कहा गया है कि डॉक्टर ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, गुणी होते हैं, श्रद्धेय होते हैं, तमाम
अलंकारिक शब्दों से उसको उनको नवाजा गया। तो ये सभी कुछ इस प्रकार का वैद्य का चेहरा, चिकित्सक का चेहरा, जो किसी न किसी रूप में हम दूसरे की जिंदगी को आसान बनाने के लिए आए, उसको जरूर हमको याद रखना चाहिए कि आखिरकार हमारा इस उद्देश्य से हम इस प्रोफेशन में आए, इसलिए उसको हर हालत में हमको पूरा करना है। सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि प्रेम पूर्वक, आत्मीयता के साथ, संवेदनशीलता के साथ मरीजों के साथ पेश आना और उनका इलाज करना। यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। जो कॉमन मैन आता है अपना इलाज कराने के लिए, वो उसकी मनोदशा सामान्य नहीं होती। वो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल एक कॉमन मैन की तरह बिहेव करे। उसमें बहुत समझदार जो लोग होते हैं वो उस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन वो भी घबराए हुए होते हैं, क्योंकि वो पीड़ित पक्ष को तुरंत आराम दिलाना चाहते हैं, तो उससे वो ज़्यादा अटैच होते हैं, इसलिए उनकी मनोदशा सामान्य नहीं होती। और मरीज की, जो पेशेंट आता है, उसकी मनोदशा भी सामान्य नहीं होती, क्योंकि वो रोज़ रोज़, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ पर बीमार होने का हैबिचुअल हो, इसलिए वो भी सामान्य व्यवहार नहीं करता, और वो चाहता है कि तुरंत हमें एकदम से उसको किसी न किसी रूप में फर्स्ट एड देकर उसको आराम मिल जाए। इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस जो एक रेफरल पेशेंट्स को ही डील करते हैं, ख़ास तौर से जितने भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हैं, उन लोगों के की जो कार्य पद्धति है वो उस प्रकार को डील करते हैं। लेकिन फिर भी चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो, चाहे हार्ट से पीड़ित हो, एक ऐसी बीमारी है कि इसमें फिर भी आदमी चाहता है, जब मालूम है कि कैंसर का इलाज एक इंजेक्शन नहीं है, हार्ट का इलाज एक इंजेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में हमारे मरीज को आराम मिल जाए। तो उनकी मनोदशा को देखकर ही हमें अपनी कार्य पद्धति को तय करना चाहिए कि हम उसके साथ कैसे व्यवहार करें। अगर हम एक्स्ट्रा विजिलेंट नहीं है, उसकी मनोदशा को नहीं समझेंगे, एक कॉमन मैन की तरह उसको डील करेंगे, तो निश्चित रूप से हो सकता है वाद विवाद हो सकता है, और वो कन्फ्रंटेशन और बढ़ सकता है, या वो और ज़्यादा भयानक रूप ले सकता है। इस प्रकार की स्थिति कभी कभी यदा कदा पैदा होती है। तो इन सारी स्थितियों को, ऐसा नहीं है कि हम जो बात कह रहे हैं कि आप लोग उसका अनुभव नहीं है, आप लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे सीनियर रेजिडेंट्स हैं, गीता के 3रे अध्याय में कहा गया है कि ऊपर के लोग, बैठे हुए लोग जो आचरण करते हैं, शेष समाज उसी का अनुकरण करता है, उसी के अनुसार चलता है। जो हम सिखाते हैं वो कम सीखते हैं, जो देखते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसकी मनोदशा को समझते हुए हम उसके साथ क्या व्यवहार करें। ये सबसे बड़ा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक ऐसा फैक्टर है कि जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एक मजबूरी तो हम समझ सकते हैं आपकी, कि आपके ऊपर भीड़ का ज़्यादा प्रेशर रहता है। जितने ओपीडी में लोग आते हैं, आपके पास जितनी क्षमता है, आपको कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं कि सुबह 9 बजे बैठे और शाम को 6 बजे तक ओपीडी नहीं निपटा पाए। मानसिक स्थिति बहुत, मेंटल इक्विलिब्रियम बहुत सामान्य नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं रह पाता, क्योंकि भीड़ का एक प्रेशर रहता है। ऊपर से सिफारिश रहती है, हमारे मरीज को पहले देख लो, आउट ऑफ टर्न देख लो। कोई मरीज ज़्यादा पेशेंट है, उसका भी कहीं न कहीं माइंड पर 1-8%, 2%, 5%, जिसकी जैसी में मानसिक स्थिति है, उस प्रकार का भी प्रेशर रहता है। तो तमाम तरीके के प्रेशर्स होने के बाद भी उस की मरीज की मनोदशा के प्रति हम कितना संवेदनशील हो सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर का ही देन हो सकती है। कि जब तक हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजिलेंट न हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे अंदर इस कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप न हो, तब तक हम मरीज की मनोदशा के अनुसार हम अपने आप को बिहेव नहीं कर सकते। तो इस बात का सारा फोकस इस बात के लिए है कि हम जिस उद्देश्य से आए, इस उद्देश्य में प्रोफेशन में दाखिल हुए, क्योंकि आए तो दूसरे को लाभ पहुंचाने, किसी न किसी रूप में उसकी ज़िंदगी को आसान बनाने आए, तो भीड़ के प्रेशर में, ये तमाम प्रेशर्स में हमारा मानसिक संतुलन वैसा बना रहे, हम हंसते हुए उसका इलाज करें। और सबसे बड़ा आवश्यकता इसी बात की, हमारे सामने जितने रोल मॉडल हैं, दुनिया में जितने ऐसे रोल मॉडल हैं जिन्होंने एथिक्स के ऊपर काम भी किया,
जिनकी पूरी जिंदगी, जिन्होंने पूरी जिंदगी को अपने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में राम को पढ़ाया जाता है, भगवान राम को, जिनको हम भगवान के रूप में पूछते हैं। और बहुत से ऐसे रोल मॉडल हुए जिनको हम ग्रेट मैन के रूप में या स्टेट्समैन के रूप में हम जिसको पूछते हैं, देखते हैं। ऐसे भी लोग बहुत से हैं कि जिन्होंने अपने आप को तमाम मुश्किलों में डालकर और लोगों की पीड़ा को हरा, अपनी जिंदगी को कुर्बान करके लोगों की किसी न किसी रूप में उन लोगों के दुख तकलीफ और मुसीबत को उन्होंने किसी न किसी रूप में हरा। बहुत से लोगों के जीवन को सामने रख के हम इस बात को कह भी सकते हैं, इस बात को सिद्ध भी किया जा सकता है। और ये निश्चित समझिए कि मोमबत्ती हो चाहे दिया हो, रोशनी तब देता है जब मोमबत्ती जलती है। तो मोमबत्ती को जलना पड़ता है रोशनी देने के लिए, दिए को जलना पड़ता है, बत्ती को जलना पड़ता है, तेल को जलना पड़ता है रोशनी देने के लिए। तो आपको भी उसी तरह से ये सोचना चाहिए कि अगर कोई भी कुर्बानी खाली नहीं जाती, कभी ऐसी कोई कुर्बानी है जो नहीं है कि जो प्रतिफलित न होती हो। छोटी से छोटी कुर्बानी और बड़े से बड़ा बलिदान प्रतिफलित जरूर होता है। और ज्ञान, हुनर, संपदा, धन ये इसलिए है कि इसको जितना बांटा जाए उतना सुख मिलता है, उतना सुख मिलता है। तात्कालिक खुशी पैसे तो से हो सकती है, किसी हम वस्तु का, हम अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, माल्थस की यह थ्योरी है कि हम किसी भी चीज की उपलब्धि, भौतिक किसी प्रकार का हम भौतिक बात हमको तात्कालिक खुशी देता है लेकिन संतुष्टि प्रदान नहीं करता। खुशी तात्कालिक में और संतुष्टि में जमीन आसमान का फर्क है। जिंदगी का उद्देश्य हमारे विद्वान मनीषियों ने यह बताया है कि आज तक की जिंदगी जो जीते आए उसको बेहतर बना के हम अपनी जीवन लीला समाप्त करें और अंततो गत्वा संतुष्टि हो हमें अपने काम से। संतुष्टि केवल बांटने से मिलती है। और आप सोचते होंगे कि आपको भी जब किसी हार्ट के पेशेंट का इलाज किया, किसी कैंसर के पेशेंट का इलाज किया, किसी न्यूरो के पेशेंट का इलाज किया, तो उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है, धन्यवाद देने आता है, कितनी खुशी होती है। आपको अपनी शिक्षा पर, काबिलियत पर एक संतुष्टि मिलती है कि हम जो कुछ सीखा है वो बांट रहे हैं। तो संतुष्टि उसी से मिलती है कि जब हम बांटें, किसी न किसी रूप में दूसरे के काम आए। इस जिंदगी का हर स्थिति में हम कम से कम ये जरूर सोचें कि जिस उद्देश्य से हम आए हैं उस उद्देश्य को हम कितना पूरा कर रहे हैं, उस उद्देश्य के प्रति कितने समर्पित हैं। अगर हमारे मन में ये विचार रहेगा तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को भी संतुष्ट कर सकते हैं बेहतर तरीके से और अपने आप भी अपने जीवन का असली सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। गांधी हमारे लिए सामने एक बहुत बड़े रोल मॉडल हुए, बहुत बड़े रोल मॉडल। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने उनके जन्मदिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाना 2007 में शुरू किया। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में गांधी जी की मूर्ति लगी है और आज भी गांधी प्रासंगिक हैं आज की तारीख में। और जो उनका कॉन्सेप्ट था बेसिक, उन्होंने कहा था 7 घनघोर पाप हैं, हम उनको पढ़े देते हैं आपके सामने। क्या क्या है? काम के बिना धन, अंतरात्मा के बिना सुख, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना व्यापार और त्याग के बिना पूजा। आप इसको मनन करिएगा। ये जिंदगी के ऐसे ये सूत्र हैं कि जिसको अगर आत्मसात करने में मैं समझता हूं कि जो भी हमसे संबंधित हो, अगर हम इसको आत्मसात करेंगे तो हमका सेटिस्फेक्शन का लेवल हमारा बढ़ जाए। आज के इस युग में सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हम मानवता के साथ किसी न किसी रूप में मानवता के आधार पर ही दूसरों से व्यवहार करें। अगर मानवता हमारे अंदर है, ह्यूमैनिटी अगर हमारे अंदर है, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा गुण है जो कि लोग आपसे सीखते हैं। हमारे ही देश में
चाहे केरल हो चाहे तमिलनाडु हो, मैंने 2 स्टेट्स में पर्सनल देखा है। बहुत से दिन यहाँ पर हिंदुस्तान के बहुत से मिशनरीज के ऐसे अस्पताल हैं कि जहाँ पर यह ऐसा लगता है कि जैसे हम अस्पताल में नहीं किसी सेवा घर में आ गए हों। वहाँ हमारे सामने जो कुछ दृश्य उपस्थित हुआ, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि होली फैमिली में मैं एक मरीज को देखने गया था। एक डॉक्टर एप्रन पहने हुए, सीनियर डॉक्टर बहुत, तो वो एप्रन पहने हुए, उनके हाथ दोनों रुमाल निकाला और एक सामने वाले मरीज था, उसके मुंह में थूक लटक रहा था काफ़ी, वो अपने हाथ में पैरालिसिस का वो था पेशेंट, तो उससे उन्होंने अपने एप्रन से निकाल के उसका थूक पोंछ दिया। गए थे देखने। एक ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता था कि किसी वार्ड बॉय को बुलाते, किसी नर्स को बुलाते, फिर उससे कहते भाई इसको जरा साफ करो, लेकिन नहीं। ये मन से मालूम होता है कि कितना समर्पण भाव है, कितना सेवा का भाव है। तमिलनाडु में हम खास तौर से आंख के विशेष रूप से डायबिटिक रेटिनोपैथी का, कि जिसकी वजह से लोग तमिलनाडु में मद्रास से लेकर मदुरई तक जाते हैं, मैंने सोचा इसको हम लखनऊ में स्थापित करेंगे और उसी आधार के ऊपर हम आगे बढ़े। और हमारा ये सोच भी है, हमने उसकी व्यवस्था भी की है। मैं समझता हूँ कि इसी साल उसके लिए यहाँ पर हो भी जाएगा जो भी उसके लिए प्रोविज़न। KGMU में भी क्या कहा है, और लोहिया में भी, मेरठ में भी और प्रयागराज में भी, कि जिसके लिए हम दक्षिण भारत जाते हैं। जिन्होंने मेहरे साहब ने, जिनके मूल विचार के आधार पर मदुरई का अस्पताल एस्टेब्लिश हुआ, वो सीतापुर में उन्होंने अस्पताल मुख्य रूप से बनाया। उत्तर प्रदेश में 21 हॉस्पिटल उन्होंने एस्टेब्लिश किए। और आज मदुरई कहाँ निकल गया? केवल सिंसियरिटी की वजह से, केवल अपनी सेवा भावना की वजह से। वो पूरी तरीके से समर्पित हैं इस बात के लिए, पूरी तरह से। इसलिए हमारे सामने बहुत से रोल मॉडल हैं। तो मेरा ये विचार था कि केवल ये जो एथिक्स का जो क्लास है, उसमें डॉक्टर्स लोग ही, फैकल्टी ही बोले, सीनियर रेजिडेंट्स बोले, और वही लोग सुनने वाले भी हों। 5 से 7 मिनट तक, 90 मिनट का पूरा क्लास हो, और 90 मिनट में कम से कम 12 लोग बोल सकते हैं 5 से 7 मिनट। अगर आप 5 से 7 मिनट तक बोलेंगे, आधे घंटे के लिए हो सकता है बोलने के लिए आपको कोई तैयारी न करना पड़े, 1 घंटे के लिए बोलने की कोई तैयारी नहीं करना पड़े, लेकिन 5 से 7 मिनट तक बोलेंगे तो निश्चित रूप से मनन भी करेंगे, उसके बारे में कुछ न कुछ सोचेंगे भी। और किसी रोल मॉडल को अगर आधार मान के बोलेंगे तो उसका कोई रेमिनिसेंस हो, कोई घटनाएं हो जीवन की कोई महत्वपूर्ण, तो वो भी उसको अगर कोट करेंगे तो वो एक मन बनता है, एक माहौल बनाने में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा सार्थक सिद्ध हो सकता है। आज के इस मौके पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और अंत में केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप किसी ग्रंथ को मानने वाले हों और किसी उसको मानने वाला हो, सेवा का सबने महत्व भी बताया है और उसको एहसास भी किया है। तुलसीदास जी ने आज से 500 बरस पहले रामायण में लिखा था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि दूसरे के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, सबसे बड़ा धर्म दूसरे का हित करना है। और गीता क्या कहती है? गीता के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक यही कहता है कि यतः प्रवर्ति भूतानाम येन सर्वविदम ततम और स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा सिद्धिम विदन्ति मानवा। अर्थात हम अपने स्वाभाविक कर्मों से किसी न किसी रूप में दूसरे की मदद करें। और कन्फ्यूशियस जो एक चाइनीज विद्वान हुआ, उससे एक बार पूछा गया कि व्हाट इज रिलीजन, तो उसने जवाब दिया था कि इट इज नथिंग एंड बियॉन्ड ह्यूमन एक्टिविटी, मानव सेवा के अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं। आप कहीं पर कोई भी साहित्य ले लें, उसका अल्टीमेट, उसका मोटो, उसका ऑब्जेक्ट यही होगा कि किसी न किसी रूप में हमारे मन से, हमारे तन से अगर सेवा हो, दूसरे की ज़िंदगी को हम आसान बना सकें, तो ये सबसे बड़ा हमारे जीवन का उद्देश्य होगा। आज के इस अवसर पर
मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, उसके क्षमा करिएगा। और एक बार फिर से आपके डायरेक्टर और नेतृत्व वर्ग को, हमारे प्रमुख सचिव ने भी आज के इसके लिए समय दिया, आप सभी लोगों ने समय दिया, मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके बहुत ही प्रेरणादायी शब्द हम सबको अपना कार्य आगे बढ़ाने में, करते रहने में बहुत सहायक होंगे। आपकी जो हमसे अपेक्षा है, हम भरसक प्रयत्न करेंगे हम उसको पूरा करें। मैं निदेशक प्रोफेसर धीमन सर से अनुरोध करूंगा कि मुख्य अतिथि महोदय को और विशिष्ट अतिथि को इस कार्यक्रम की एक स्मृतिका के रूप में कुछ भेंट प्रस्तुत करें। प्रोफेसर विनीता। थैंक यू सर। कोविड-19 पेंडेमिक और लॉकडाउन के इस समय में, जबकि प्रदेश के शासन प्रशासन सभी पर ऐसी अनप्रेसिडेंटेड जिम्मेदारियां और व्यस्तता आन पड़ी हैं, उसके बावजूद हमारे माननीय मंत्री जी ने, अपर मुख्य सचिव साहब ने इतना समय हम लोग के लिए निकाला। माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, न केवल आपने अपना समय दिया, बल्कि आपने समय समय पर हम लोग को अपना मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, दिशा निर्देश सब प्रदान किया। संजय गांधी संस्थान की परिवार हमेशा ही आपका आभारी एवं ऋणी रहेगा। आपने समस्त सहयोगियों की ओर से आपका मैं धन्यवाद करता हूं और ये भी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि संस्थान के सभी कर्मी अपनी एथिकल और मॉरल ड्यूटीज़ के प्रति हमेशा सजग रहेंगे और बखूबी इन्हें निभाएंगे। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर रजनीश दुबे का सहयोग और मार्गदर्शन हमेशा संस्थान को मिलता रहता है। संस्थान परिवार की ओर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आपका मार्गदर्शन भविष्य में भी हम लोग को मिलता रहेगा। आज के कार्यक्रम में सम्मिलित सभी विशिष्ट अतिथिगण, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर के गुप्ता साहब, डायरेक्टर सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट डॉक्टर शालीन कुमार साहब और समस्त अन्य अतिथिगण, हम आपके भी आभारी हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय आज के इस कार्यक्रम के लिए निकाला। इस कार्यक्रम के आयोजकों के बिहाफ पर मैं इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर धीमन, डीन प्रोफेसर एस के मिश्रा, समस्त अधिकारीगण, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। टेलीमेडिसिन विभाग, जिसके ऑडिटोरियम में हम लोग अभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, संस्थान के अन्य सर्विस डिपार्टमेंट्स जैसे हॉर्टिकल्चर, इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन विभाग, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में बहुत सहायता की है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के कार्यक्रम में इसके बाद अभी 6 वक्ता अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एग्री किया कि इस कार्यक्रम में भाषण करेंगे। संस्थान के भीतर एवं सभी रिमोट लोकेशंस पे उत्तर प्रदेश के तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और मेडिकल कॉलेजेस में जो फैकल्टी, रेजिडेंट्स, स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टाफ जो भी हमसे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, तथा यहाँ मौजूद सभी श्रोतागण, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम को आपने सफल किया। वो जो भी सहयोगी और संस्थाएं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सहयोग किया है, जिनका नाम सभी का लेना शायद संभव ना हो, मैं उनको भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।